भारत की लोकसभा और देश की राज्यसभाओं में महिलाओं का आरक्षण, इसमें कानून हारा या राजनीति जीती? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि केंद्र सरकार ने जो 131वां संशोधन संविधान में लाने के लिए नारी वंदन अधिनियम में का प्रस्ताव किया था, वो खारिज हो गया। और उसके खारिज होने की वजह जो है, उसका नतीजा क्या निकला? भारत की आधी आबादी आज भी अपने हक का इंतजार कर रही है। 33% महिला आरक्षण जो विधानसभाओं और लोकसभा में हो सकता था, वो नहीं हो सका, क्योंकि उसके पीछे कानूनी दाव पेच लगा दिए गए। मित्रों, मैं हूँ राजेश सिरोठिया। नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए आज मैं इस पूरे घटनाक्रम से जो जुड़े समाचार हैं, उनका विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि इस जंग में वो महिला कहाँ अपने हकों को लेकर हार गई और सियासत कहाँ जीत गई, और इस सियासी दाव पेच का अंततः नतीजा क्या निकला और आगे क्या निकलेगा। ये जो संसद में बहस के बाद 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है संविधान संशोधन के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो घटक दल हैं, जो एनडीए के नाम से जाने जाते हैं, वो कांग्रेस के सामने जो है वो 54 वोटों से पीछे रह गए। और उसके पीछे वजह ये थी कि कांग्रेस ने और उसके जो हिमायती विपक्षी दल हैं, जैसे कि टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, प्रमुख रूप से यही दल ज़्यादा शामिल थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे। उनकी दलील थी कि जो 2026 का जो आप संविधान संशोधन अधिनियम लाए हैं, 131वां संशोधन अधिनियम, वो जो है वो जो जनगणना अभी शुरू हुई है, इसमें जो जातिगत आधार पर जो पहली बार जनगणना हो रही है, भारत की आज़ादी के में जो 1951 में रोक दी गई थी। ये अंग्रेज़ों के समय जातिगत जनगणना होती थी, लेकिन इस जनगणना को रोक दिया गया था उस कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनका कहना था, अंग्रेज़ों का मकसद था कि भारत के समाज को जातियों में बांटना, और इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जनगणना का आधार जातिगत नहीं होना चाहिए। और इसी दलील के आधार पर जातिगत जनगणना 1951 से रुक गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी जातिगत जनगणना का राग अलापना शुरू कर दिया उन्होंने। और भारत सरकार ने, जो कि अभी मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसने जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार भी कर लिया। और चूँकि आपको पता है कि 2011 में सबसे आखिरी बार जनगणना हुई थी और 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई, और उसका सिलसिला अब शुरू हुआ है, वो जातिगत आधार पर हो रहा है। और उसके बाद परिसीमन भी होना है, वो परिसीमन के तहत जो आबादी का जो नया स्वरूप सामने आएगा, उसके हिसाब से भारत की लोकसभा में जो 550 का अधिकतम कोटा है, वो बढ़कर 850 के आसपास पहुंच जाएगा। इसमें राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी, विधानसभाओं की, लोकसभा की सीट भी बढ़ेगी, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और राज्य और संसदीय सीटों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना थी। लेकिन ये दोनों विधेयक, जो कि केंद्र शासित राज्य और जो भारत के जो सभी राज्य हैं, उनके परिसीमन के लिए लागू होना थे, वो उसका सिलसिला तो इसलिए रुक गया क्योंकि वो जिस मूल उद्देश्य से लाया गया था, नारी वंदन अधिनियम में, जो कि 2023 में पारित हुआ था सर्वसम्मति से, उसमें संशोधन करने के लिए था।
इसमें संशोधन सिर्फ इतना ही था कि 2023 के जो प्रावधान था उसमें ये कहा गया था कि जो परिसीमन और जनगणना के नतीजे आएंगे, जो भी इस 2023 के बाद जो भी जनगणना होगी उसमें लागू होगा। लेकिन 26वें जो संशोधन जो है वो 2026 का संशोधन है, उसमें सजाया गया था कि परिसीमन तो होगा, लेकिन उसके पहले उसके लिए जो 33% महिलाओं का आरक्षण का आधार जो है वो 2011 की जनगणना होगी, क्योंकि अद्यतन वही है। और अगर आप एक मायने से देखें, विपक्ष के राजनीतिक जो उन्होंने जो उसके नीयत या मंशा पर सवाल उठाए सरकार की, उससे हटकर देखें तो संविधान का आर्टिकल 82 ये कहता है कि हर बार जनगणना के बाद परिसीमन होगा, यानी कि 2011 की जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए था और उसके बाद में उसकी सीटों का रोटेशन होना चाहिए था आरक्षण का आबादी के हिसाब से, SC ST का खास तौर से, क्योंकि SC ST की जनगणना होती है। जबकि 1975 से पहले 25 साल, फिर 2000 में फिर 25 साल तक लोकसभा की सीटें जो है फ्रीज कर दी गई 550 पर। इसमें से 543 है क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व होता था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी इस घटनाक्रम के बीच में। तो अगर 2011 के आधार पर आरक्षण हो जाता 33%, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? या अब जाके जो जातिगत जनगणना होगी उसमें 33% आरक्षण हो जाएगा तो कौन सा फ़र्क आएगा? फ़र्क ये आएगा कि अभी जो 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलना था लोकसभा और विधानसभाओं में, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं का उस 33% के भीतर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अब 2000 जो अगला जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे और उसके बाद में जो परिसीमन होगा और जो उस जनगणना के आधार पर आरक्षण को लागू करेंगे, तो उस 33% में OBC को भी लागू कराने की जिद कांग्रेस की है। यानी कि उस 33% में SC ST महिलाएं, OBC महिलाएं और उसके बाद में बाकी बची हुई अनारक्षित श्रेणी की महिलाएं शामिल होंगी। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का कोटा और कम हो जाएगा। इस तथ्य को कोई भुला नहीं रहा है। जबकि जो 74 अभी महिला सांसद हैं लोकसभा में, अगर उस पर हम उसके आंकड़ों पर निगाह दौड़ाई जाए तो उसमें भारी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वर्ग की महिलाएं सांसद काफ़ी संख्या में। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें तो सागर लोकसभा जो कि अनारक्षित सीट है, वहाँ पर OBC महिलाएं हैं। बालाघाट सीट से भारती पारदी जो है वो भी महिला सांसद जो है वो OBC कोटे से आती हैं। तो बगैर OBC को आरक्षण दिए भी OBC को काफ़ी तवज्जो मिल रही है। और अगर पुरुष सांसदों की बात करें तो उनकी संख्या तो काफ़ी लंबी है। होशंगाबाद में दर्शन लोधी से लेकर जो है दर्शन सिंह से लेकर जो है आपके विदिशा संसदीय क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से रोडमल नागर आदि आदि बहुत सारे नाम इस पर जुड़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह की बात जो है नहीं होना चाहिए थी। और 2011 के हिसाब से आरक्षण हो जाता 33% और उसके बाद में जो परिसीमन होता और उसमें जो आंकड़े आते उसके हिसाब से हो जाता। और जब तक अगर उसके आंकड़े आ जाएंगे तो बाद में उसमें फिर बदलाव हो जाएगा, क्योंकि वो तो हर 10 साल में जनगणना होना है। और अब जातिगत जनगणना का दौर शुरू हो गया फिर से, एक बार अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया और पंडित नेहरू के द्वारा ख़त्म किया, तो वो भी चलता रहेगा। बहरहाल इस सारे दांव पेच के अंदर कांग्रेस ने इसको अपनी जीत के रूप में लिया। यानी नरेंद्र मोदी हार गए राहुल गांधी के मुताबिक और संविधान जीत गया और मोदी की हार हो गई।
और नारी जो हार गई उसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। उनके इस उलझुल बयान के बाद जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, तो फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी को साइड लाइन करते हुए एक अपना महिला चेहरे के रूप में उनकी बहन प्रियंका गांधी को आगे किया। प्रियंका गांधी जिन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव के रूप में इस नारे के साथ की थी कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन आज वही बेटी महिलाओं के हितों के खिलाफ लड़ रही, महिला आरक्षण के खिलाफ लड़ रही, यानी कि कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई। और इस मामले को संसद में भले ही नरेंद्र मोदी परवान नहीं चढ़ा चुके हों आरक्षण के, महिला आरक्षण के, लेकिन वो महिलाओं में इस बात की चेतना जगाने का उन्होंने पूरा अभियान का खाका खींच लिया है कि किस तरह राज्य की विधानसभा में, खासतौर से जो भाजपा शासित विधानसभा हैं, उसमें महिला आरक्षण विधेयक को जल्दी से जल्द लागू करने की अपील की जाएगी। और विपक्षी दलों ने जिस तरह से इस कानून को रोका है, महिलाओं के हकों को वंचित किया है, उसके खिलाफ उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होगा। तो उसके बाद में ज़मीनी लड़ाई के रूप में आज सोमवार को दोपहर, मतलब जो है 20 अप्रैल की दोपहर, राज्य स्तरीय महिला शक्तिकरण कार्यक्रम के तहत एक बड़ा आयोजन भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें नारी शक्ति अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए आगे आएंगे। और उसमें डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के कई दिग्गज नेता, और जिनमें की कई महिला नेत्रियां भी शामिल होंगी, वो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने को लेकर उनके बीच में अलग जगाएगी और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी कि कांग्रेस और उसके हिमायती विपक्षी दल महिला विरोधी हैं, नारी विरोधी, उनके हक और अधिकारों के खिलाफत करते हैं। सबसे पहले बात हम करें 2023 की, तो 23 में सबसे पहली बार ये उम्मीद जगी जब ये अधिनियम, नारी बंधन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ कि अब महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन उसमें हो रही देरी को देखते हुए ही नरेंद्र मोदी ने 2026 में एक संशोधित अधिनियम पेश किया, जो कि संविधान का पार्ट था। तो उसके लिए 2/3 बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग आपको पारित कराना होगा। उसमें कोई संयुक्त आप सत्र बुला के नहीं कर सकते। सामान्य तौर पर जो दूसरे कानून जो संविधान को सीधे संवैधानिक संशोधन से जरूरी नहीं होते, वो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, लेकिन इसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी, जो कि नहीं था बीजेपी के पास। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ये इस उम्मीद के साथ लेकर आई कि विपक्षी दल उसका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जो भाव उन्होंने 2023 में दिखाया था, वो 2026 में नदारद था, क्योंकि इसके पहले भी 1996 से लगातार महिला आरक्षण की कवायद चल रही थी और कम से कम 5-6 बार ये बिल आया, वो अटका या वापस हो गया। ना कांग्रेस की सरकार के समय पारित हो सका, ना अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ना देवगौड़ा, ना गुजराल, ऐसे बहुत सारा काल गुजरता गया। लेकिन अब जाके ये उम्मीद थी, तो ये भी पूरी नहीं हो पाई। अगर ये 2011 से इसको लागू कर दिया जाता तो 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके साथ आसपास होने वाले विधानसभा चुनाव से ही 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने लगता, जिनमें आरक्षित वर्ग ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं के साथ में भी अनारक्षित श्रेणी की महिलाएं भी शामिल होती। यानी कि जो एक 74 अभी आरक्षण के बगैर जो 74 लोकसभा में सांसद हैं, महिला सांसद, वो 180 हो जाती, क्योंकि परिसीमन का कानून भी जो साधारण बहुमत से पारित होना था और हो ही जाता, तो 850 सीटों में उनका 33% करीब 180 होता है, वो लागू हो जाता है। तो ये नहीं हो पाया और इसके लिए अब बीजेपी को दोष दे रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन मोदी ने जता दिया कि हम संसद में हार के भी जीत गए और महिलाओं के हक और हुकूक की रक्षा करना हम जानते हैं। और बीजेपी ने पूरा एक आंदोलन का
खाका खींचा है, पूरे देश भर में इसकी प्रति जन जागृति पैदा करने के लिए, आधी आबादी को जगाने के लिए एक पूरा मुहिम को एक अभियान का रूप देते हुए एक खाका तैयार कर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले पहल करते हुए कहा कि बहुत जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें कि इस नारी बंधन अधिनियम के रोके जाने को लेकर विपक्ष की निंदा का प्रस्ताव पारित होगा और अपील की जाएगी प्रधानमंत्री जी से कि उस लोकसभा में जल्द से जल्द इस चीज़ को लेकर आए। तो अब मामला चूँकि अब ये कि अब संसद से बाहर सड़कों पर आ चुका है और उसकी तैयारी भी जिस तरह से हो गई है वो अब रुकने वाले नहीं है। तो इस सारे संशोधन का चूँकि जो मामला था ये 368 अनुच्छेद के तहत लाया गया था, जिसमें कि वो 2/3 बहुमत वाली चीज़ें थीं। और सबसे बड़ी बात ये कि 2024 में जो रिज़ल्ट आया था, अगर चुनावी नज़रिए से देखें, चुनावी राजनीति के, तो मात्र 1.5 करोड़ वोटों के अंतर से बीजेपी या एनडीए घटक दल इंडी गठबंधन कांग्रेस के उससे आगे था। तो बीजेपी का फोकस जो है 2024 के बाद से सीधा आधी आबादी की तरफ बढ़ा और विभिन्न राज्यों में उसने चुनाव भी इसी विश्वास के साथ जीते, कहीं लाडली बहना, कहीं लाड़की बहना और बहुत सारी चीज़ें, और उसको बहुत कामयाबी मिली। बिहार में भी कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में मिली, हरियाणा में मिली। कांग्रेस ने भी बीजेपी से बढ़कर इस चीज़ को वादा किया था, लेकिन उसको उतना सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि उसको लेकर लोगों के मन में ये संशय था, महिलाओं के मन में, कि कांग्रेस शायद ये बढ़े चढ़ के किए जाने वाले वादों को पूरा नहीं कर पाएगी। ये जो है बीजेपी के साथ जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र की, वही इसको देने में सक्षम है। तो अब बीजेपी हमलावर मुद्रा में है और इस मामले को लेकर जा ही रही है। आपको सामने सब चीज़ें मतलब है। अब बीजेपी के पास में कुछ और रास्ते हैं विपक्ष को और आगे जाके कटघरे में खड़ा करने के, और बगैर संविधान में संशोधन के भी कई गुंजाइश हैं जिनको कि बीजेपी एक साधारण बहुमत के दम पर करके उसको लागू कर सकती है। उनमें पहला चीज़ तो ये कि एक महिलाओं के बीच में संदेश देने के लिए वो जो पंचायती राज अधिनियम में जो संशोधन हुआ था 93-94 में, ये नगरीय निकायों में भी हुआ था, उसमें भी हुआ था, उसमें जो 33% महिलाओं को आरक्षण है उसको 50% करके ये मैसेज दिया जाए कि अब पूरी आबादी आधी आबादी के साथ में, और ये करना इसमें कोई कठिनाई बीजेपी को आने वाली नहीं है। एक दूसरा बदलाव और है जो हो सकता है, वो ये है कि जो 1991 का जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसमें भी एक साधारण बहुमत के साथ में एक संशोधन करके चुनाव आयोग एक शर्त जोड़ सकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने जो भी टिकट बांटती है चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसमें 33% महिलाओं को टिकट देना होंगे, वरना उसका रजिस्ट्रेशन पार्टी का रद्द हो जाएगा और वो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगी। तो ये कानून भी लाने का विकल्प बीजेपी के सामने है अब आगे, क्योंकि मोदी और शाह जो है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अगर जो चीज़ ठान लेते हैं तो उसको अंजाम करके पर पहुंचा कर ही दम लेते हैं। धारा 370 से लेकर 35A का प्रावधान और बहुत सारे कानून जो है, ट्रिपल तलाक, कई कानूनों में उन्होंने इस चीज़ों को करके दिखाया है। लेकिन जब तक ये नहीं हो जाता तब तक तो सवाल उठते रहेंगे। एक विकल्प ये भी है कि इसको चरणबद्ध तरीके से करें कि 10 या 15% से शुरू करते करते 33% तक लाएं। लेकिन जो मोदी और शाह का जो सपना है कि 29 से लागू करना, 2029 के लोकसभा चुनाव से या उसके आसपास होने वाले विधानसभा चुनाव से, वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये उनकी दृढ़ता और मंशा पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लाते हैं। उसका तरीका यही कि या तो जनगणना की प्रक्रिया 1 साल के भीतर पूरी कर लें, उसके आंकड़े भी जल्दी जारी हो जाएं, ताकि 2028 के शुरुआती दौर तक
वो जातिगत जनगणना के आंकड़े आ जाएं, उसके बाद में कानून पारित हो जाए, परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए और चुनाव जो हों वो नए उसके साथ में हों। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीति हमेशा आड़े आती है। और महिला आरक्षण जो है वो संविधान का अधिकार देता है, लेकिन सवाल उठता है कि इसको राजनीतिक हथियार क्यों बनाया जाता है। आज लोकसभा में जो महिला सांसद जीत कर आई हैं 74, वो किसी बहुमत उसमें SC/ST की तो निश्चित रूप से आरक्षित हैं पहले से सीटें, उनमें से महिला सांसद भी जीती, पुरुष भी जीते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि राजनीति में जो प्रत्याशी का चयन होता है वो हार जीत के गणित पर होता है, जातिगत गणित पर होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो OBC है या सवर्ण समाज से संबंधित है, क्योंकि भारत की राजनीति में टिकट योग्यता से नहीं, जातिगत और जीत के संभावनाओं पर आधारित होते हैं। और हर राजनीतिक दल ऐसे ही जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देता है जो कि उनकी सीटों की संख्या को बढ़ावे। अब ये सवाल जब तक ये अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता 33% का, चलता रहेगा, बनता रहेगा, और इन सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आपके जवाब का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो जाहिर है कि हम चाहेंगे कि इस वीडियो पर आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट दर्ज कराएं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नारी समाज के बीच में इस बात को लेकर जागृति पैदा हो सके कि वो जो है अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए अब वो पीछे नहीं रहने वाली। मित्रों, इस मुद्दे पर आगे जो भी लड़ाई अब संसद से लेकर सड़क तक उतर आई है, जो अब फिर से संसद में कब जाकर पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, उस बात का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन इस बात को जो बार बार बात कर रहे हैं कि 543 में ही हो और 850 में नहीं हो, उसमें ही कर दिया जाए, हम तैयार हैं इसको करने के लिए, तो उनको ये बात याद रखना, जो 2011 की डेडलाइन को नहीं मान रहे हैं, उनको संविधान की जो बड़ी बातें करते हैं आप, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आर्टिकल अनुच्छेद ये कहता है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन और उसके हिसाब से आरक्षण का रोटेशन हो। मित्रों, इस अंक पे इतना ही। आगे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए करना होगा आपको इंतज़ार। नमस्कार।